नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना है उसकी कंप्लीट जानकारी। उस इस वीडियो के अंतर्गत अपन जानेंगे कि मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, योजना की जो अवधि है वो कब से कब तक है, योजना में कितना लाइफ कवर मिलता है, योजना का बीमा क्लेम कब मिलता है, बीमा क्लेम के लिए कैसे फॉर्म भरा जाता है, बीमा क्लेम के लिए फॉर्म को अप्रूव कौन करता है और किसकी मृत्यु होने पे कितना क्लेम मिलता है, शारीरिक क्षति होने पे कितना क्लेम मिलता है। ये इन सब चीज़ों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसलिए ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये जो अपना मेन टॉपिक है, मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा योजना की जो शुरुआत की गई वो 1 मई 2022 से की गई है। मतलब जो बीमा अवधि होगी वो 1 मई 2022 से 30/4/2023 तक 1 साल के लिए बीमा होगी। फिर अगले साल उसको दोबारा से रिन्यू किया जाएगा। उसके लिए जो बीमा होगी वो कितने रुपए की होगी? जो बीमा होगी वो 5 लाख रुपए की होगी। एक परिवार की 5 लाख रुपए की बीमा होगी। बहुत से क्वेश्चन आपके इसके देख के आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सब क्वेश्चनों का आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद आपको मुख्यमंत्री दुर्घटना चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना इसकी किसी प्रकार की जानकारी आपकी मतलब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगी। ये मान लो ये वीडियो आप देख लोगे तो पूरी क्लियर चीज़ आपके सामने होगी, कैसे क्लेम मिलेगा, कैसे क्या होता है, सब चीज़ों की बातें अपन इसके अंतर्गत कर रहे हैं। बीमा का प्रीमियम होता है वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। 1,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष 1,000 रुपये प्रति परिवार का जो बीमा प्रीमियम है वो राजस्थान सरकार देती है। इसके लिए परिवार को या जो लाभार्थी है उसको किसी भी प्रकार का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए निःशुल्क है ये सभी के लिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये होती है दोस्तों, जन आधार कार्ड के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और जन आधार कार्ड के द्वारा आपको जो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका बाय डिफॉल्ट ही मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसमें बात यह आती है कि इसका मुखिया कौन होगा। तो बीमित परिवार का मुखिया उसे माना गया है जो जन आधार के अंतर्गत मुखिया है। ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा बीमा की शुरुआत कब हुई, बीमा में कितना पैसा मिलता है, इसका प्रीमियम कितना होता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है और बीमित परिवार का मुखिया कौन होता है। चलो इसके बाद अपन आगे बात करते हैं पात्रता। इसके लिए पात्र कौन होगा? एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जिसका मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना में रजिस्टर्ड है वो चाहे फ्री वाला हो चाहे पैसे वाला हो, जिसने 850 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करवाया या फ्री वाला हो, सारे इसके अंतर्गत पात्र हैं। अब बात आती है कि कौन सी दुर्घटना होने पे बीमा मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दुर्घटना कैसे होनी चाहिए, दुर्घटना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की दुर्घटनाओं को इसके अंतर्गत कवर किया गया है, ये सब बातें अपन इसमें आगे देखेंगे। जो किसी बाह्य हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा हुई हो, मतलब क्लियर लिखा है, जो किसी बाह्य हिंसात्मक या दृश्य माध्यम द्वारा हुई हो, शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से उत्पन्न हुई हो, मतलब जो शारीरिक चोट लगी है वो आपको संदर्भित जो दुर्घटना आप बताते हो उसी से ही उत्पन्न हुई हुई हो, दुर्घटना से पूर्व में अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने कोई बता दी कि मेरी ये शारीरिक चोट है और वो दुर्घटना से पूर्व की है, तो वो आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको बीमा कवर नहीं मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं बीमा कब मिलेगा। तो बीमा कब कब मिलेगा, इसके अंतर्गत सरकार ने बिल्कुल 7 प्रकार की कैटेगरी डिफाइन करी है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट बता दूंगा कि किस टाइम पे आपको क्या होने पे बीमा मिलेगा। 7 प्रकार की कैटेगरियों के अंतर्गत सबसे पहला आता है सड़क दुर्घटना 1 नंबर, ओब्लिक ये 2 नंबर है ऊंचाई से गिरना, ओब्लिक ये 3 नंबर है मकान के ढहने के कारण अगर मृत्यु हो जाती है, मतलब सड़क दुर्घटना ऊंचाई से कोई गिर गया और मकान ढह गया उससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जरूरी दस्तावेज कौन से चाहिए? मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, रोजनामचा, मर्ग रिपोर्ट,
पंचनामा, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी। होता क्या है दोस्तों, मृत्यु प्रमाण पत्र कंपलसरी है, वो चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, रोजनामचा, मर्ग रिपोर्ट, पंचनामा और चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, इनमें से कोई आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो इन 3 दुर्घटनाओं में। जैसे सड़क दुर्घटना हुई, ऊंचाई से गिर गया और मकान ढह गया, इनमें से आपको ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। 2 में मृत्यु प्रमाण पत्र जो डेथ सर्टिफिकेट अपन जिसको बोलते हैं वो कंपलसरी है, और नीचे वाले ये जो डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, रोजनामचा, मर्ग रिपोर्ट, पंचनामा, चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, इसके अंतर्गत आपको कोई एक देना है। ठीक है, इसके बाद बीमा 2 प्रकार से होता है। बीमा कवर आपको 2 प्रकार से मिलता है। एक आपको मिलता है जब आपकी मृत्यु होती है, दूसरा आपको मिलता है शारीरिक क्षति होने पर, मतलब शरीर का कोई अंग टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, है ना, कोई पूर्ण रूप से निशक्त हो गया, तो उस में भी आपको मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा का योजना का लाभ मिलता है। तो वो देखो, सड़क दुर्घटना, यही तीनों चीजें हैं, ऊंचाई से गिरना, मकान से ढहने के कारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है परंतु उसको शारीरिक क्षति पहुंची है, तो उसके लिए जो जरूरी दस्तावेज होंगे ना, वो चिकित्सालय की रिपोर्ट होगी, एफआईआर, रोजनामचा यदि कराई गई हो तो चाहिए एफआईआर, नहीं तो नहीं चाहिए। चिकित्सालय की रिपोर्ट होगी। ठीक है, डायग्नोस्टिक मतलब हॉस्पिटल में गया तो उसकी जांच रिपोर्ट भी हुई होगी, और मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी पूर्ण अपंगता प्रमाण पत्र, मतलब जो हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड होता है वो पूर्ण अपंगता प्रमाण पत्र जारी करता है, वो चाहिए। मतलब इसमें आपको 3 चीज कंपलसरी चाहिए, चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी पूर्ण अपंगता प्रमाण पत्र। एफआईआर और रोजनामचा अगर आपने करवाया है तो आप ले सकते हो, नहीं है तो आपको ये 3 तो जरूर चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये अपन बात कर रहे हैं कि आपको कौन सी दुर्घटना होने पे कौन से दस्तावेज चाहिए। ठीक है, 3 प्रकार की दुर्घटनाओं की मैंने बात कर ली है, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना और मकान ढहने के कारण। इससे आपको शारीरिक क्षति होगी तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको अगर मृत्यु होती है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं बिजली के झटके के कारण और रासायनिक द्रव्य के छिड़काव के कारण। कई बार किसान लोग खेतों के अंदर छिड़काव करते हैं, उसके कारण, या बिजली के किसी के झटका लग गया, बिजली का करंट लग गया, उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसको वही मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, इलाज का विवरण, इनमें से कोई एक चाहिएगा। मतलब 2 कागज चाहिए, एक तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, इलाज का विवरण, इनमें से कोई एक चाहिएगा। ठीक है, ये था मृत्यु होने पे। अब इसके बाद इसी प्रकार से बिजली के झटके के कारण, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण अगर किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसको चिकित्सालय की रिपोर्ट चाहिएगी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिएगी और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र चाहिएगा। चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल द्वारा बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र। 3 जो प्रकार की दुर्घटना थी वो अपन ने फर्स्ट नंबर पे बात करी थी, 2 प्रकार की जो दुर्घटना है अपन ने इसमें बात करी थी। अब आगे अपन बात करते हैं डूबने के कारण या जलने की स्थिति में। 5 की पहले बात कर ली, 2 ये बची हैं। डूबने के कारण या जलने की स्थिति में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको ये दस्तावेज चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिएगी, एफआईआर चाहिएगी और एफआर चाहिएगी। ठीक है, ये चारों डॉक्यूमेंट उसको बीमा कवर लेने के लिए चाहिए। इसलिए आप दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना कि किसी भी प्रकार की, भगवान ऐसा नहीं करे, किसी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो, भविष्य में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है किसी परिवार के साथ तो उसको आप लाभ दिला सको, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप नोट करना। इसके बाद डूबने के कारण, जलने की स्थिति में, शारीरिक क्षति होने पर जरूरी दस्तावेज, मतलब दोनों दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें कोई आपको शारीरिक चोट पहुंचती है तो उसकी जरूरी दस्तावेज कौन से चाहिए, चिकित्सालय की रिपोर्ट चाहिएगी, एफआईआर चाहिएगी, एफआर चाहिएगी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिएगी और मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र। ये थी दोस्तों आपके साथ 7 प्रकार की दुर्घटनाएं सरकार ने डिक्लेयर करी हैं, उनमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि पॉलिसी के अंतर्गत आपको लाभ कब दे नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, मैंने आपको बताया लाभ कब दे होगा, और अब बात करेंगे अपन लाभ कब दे नहीं होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, विभिन्न बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर होता है, टीबी होता है, हार्ट अटैक होता है अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु, अन्य क्षतियां इसके अंतर्गत कवर नहीं होंगी। इसके बाद हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या तथा आत्महत्या का प्रयास, ये भी इसमें कवर नहीं होता है। किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले
देयर वर ड्रग्स, एल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु या क्षति, यह भी इसमें कवर नहीं होगा। चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति भी इसमें कवर नहीं होगी, मतलब कोई हॉस्पिटल में दिखाना जा रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उसके कारण उसको क्षति पहुंची है, तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा। नाभिकीय विकिरण तथा परमाणुक अस्त्रों से होने वाली क्षति भी इसमें कवर नहीं होगी। युद्ध, विदेश आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाली क्षति भी इसमें कवर नहीं होगी। गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति भी इसमें कवर नहीं होगी। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति भी इसमें कवर नहीं होगी। एविएशन में एंगेज होने, एविएशन, बैलूनिंग, माउंटिंग, डिसमाउंटिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट के में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु या क्षति भी इसमें कवर नहीं होगी। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ लेने दे नहीं होंगे। फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, पूर्ण अपंगता होनी चाहिए, पूर्ण अपंगता तो ही आपको लाभ मिल पाएगा। मैंने आपको डॉक्यूमेंट में जब बताया था तो मैंने बात करी थी, पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड देगा आपको, फ्रैक्चर वैक्चर में आपको नहीं मिलेगा। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु क्षति इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव है वो इसमें कवर है, जहरीले जंतु के कारण मृत्यु क्षति इसमें कवर नहीं होगी। पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य के संबंध में एक से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान सिर्फ 5 लाख रुपए से अधिकतम नहीं होगा। इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों, जैसे एक परिवार है जो एक चिरंजीव रजिस्टर्ड परिवार है, उसके अंतर्गत अगर एक साल में एक व्यक्ति होता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, अगर 2 व्यक्ति होते हैं तो भी 5 लाख मिलेंगे, 3 व्यक्ति होते हैं तो भी 5 लाख मिलेंगे। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि एक परिवार में एक मर गया तो 5 लाख मिल जाएंगे, दूसरा खत्म हो गया तो 10 लाख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या, एक परिवार को एक ही दावे का भुगतान मिलेगा, 5 लाख रुपए से अधिकतम नहीं होगा। यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटना वर्ष क्षति कारित होती है, उसी पॉलिसी में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है, तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे के किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए एक दूसरे के दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। मतलब होगा क्या, पहले आपके कोई दुर्घटना घटित हुई, उससे आपको क्षति हुई, तो दूसरी पुण्य दुर्घटना होगी, उससे क्षति होगी, तो पहले वाले भुगतान को कम करते हुए आपको भुगतान किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है दोनों का आपको अलग अलग भुगतान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हाथ की क्षति से, आज से हाथ के कलाई अथवा ऊपर से पार्थ के होने तथा हाथ के अस्थायी रूप से पूर्ण निष्क्रिय हो जाने से है, इसी प्रकार पैर की क्षति से आज से पैर की एड़ी अथवा ऊपर से पार्थ के होने तथा पैर के अस्थायी रूप से पूर्ण निष्क्रिय हो जाने से, मतलब पैर में तो एड़ी के ऊपर से होना चाहिए और हाथ में हाथ की कलाई के ऊपर से होना चाहिए और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अब बात आती है, अपन ने बात करी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कब आपको लाभ मिलेगा और कब आपको नहीं मिलेगा। अब मिलेगा कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई मर गया, किसी को पता ही नहीं है कि भाई चिरंजीव दुर्घटना बीमा की योजना के अंतर्गत क्लेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित अस्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार की किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। मतलब जो इसका दावा प्रपत्र होगा, जो आवेदन होगा क्लेम के लिए, वो ऑनलाइन होगा और कोई भी सदस्य कर सकता है परिवार का। दुर्घटना दिनांक, मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अंदर आपको दावा प्रस्तुत करना होगा। विलंब के मतलब 30 दिन में आपको दावा प्रस्तुत करना होगा। विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी। विलंब के समुचित कारणों का, अगर किसी कारण से आप नहीं दे पाए तो उसके समुचित कारणों का उल्लेख होगा और उसकी अवधि 60 दिन है। 60 दिन के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जन आधार कार्ड में आपने जो मोबाइल नंबर जुड़ा रखा है उस पर ओटीपी आएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जो क्लेम कौन कर रहा है उसके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। दावेदार द्वारा ओटीपी को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। दावेदार ने ओटीपी को सबमिट कर दिया और पोर्टल ने ऑथेंटिकेशन कर दिया,
उसके बाद ये रजिस्टर्ड माना जाएगा, मतलब बिना ओटीपी के आप सबमिट नहीं कर पाओगे। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जाएगा तथा पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उचित पाए जाने के आधार पर दावा स्वीकृत अस्वीकृत किया जाएगा। पोर्टल पे आपने दावा भर दिया, अब जो बीमा कंपनी है उसका उसके द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा और उसको उचित पाए जाने पर उसको स्वीकृत अस्वीकृत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जाएगी, मतलब कोई दस्तावेज आपने नहीं लगाया तो उसकी आपसे ऑनलाइन ही मांग की जाएगी, ऑफलाइन कोई भी काम इसमें नहीं होगा। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने, अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा, मतलब 30 दिन के अंतर्गत आपको दावे का भुगतान कर दिया जाएगा। बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल पर स्वीकृति अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में मैसेज भेजा जाएगा, मतलब जो भी दावा किया उसके मोबाइल पे आपको बार बार मैसेज मिलेंगे कि आपका स्वीकृत हो गया है, आपका जो भी आक्षेप लगा उसका मैसेज आएगा, स्वीकृत हुआ तो उसका भी मैसेज आएगा। दावा स्वीकृति योग्य होने पर बीमा कंपनी द्वारा जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। दावा अगर आपका स्वीकृति योग्य है तो बीमा कंपनी द्वारा जो आपका जन आधार कार्ड में जो आपका खाता डला हुआ है उसमें आपको भुगतान कर दिया जाएगा। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। परिवार जन आधार में अंकित, मतलब जैसे मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर जो शेष सदस्य बचते हैं उनमें समान राशि में विभाजित कर दिया जाएगा। परिवार जन आधार में अंकित के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देनी होगी, मतलब एक जन आधार में सभी सदस्य कहीं भगवान ऐसा नहीं करे कहीं एक साथ मृत्यु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार की राशि दे नहीं होगी। पारिवारिक विवाद की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर जो सक्षम न्यायालय जो निर्णय देगा उसके अनुसार ही आपको भुगतान होगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा, दुर्घटना के कारण कोई मृत्यु हुई है क्षति हुई है उसकी पुष्टि करने का जो दायित्व है वो दावेदार का ही होगा। अपील की सुनवाई की व्यवस्था भी की गई है, मतलब आपने जो आवेदन किया उसकी अपील कहाँ कर सकते हो, आप उसकी सुनवाई कहाँ कर सकते हो, उसके लिए भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निर्देश विभाग डायरेक्टर SIPF को अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी, मतलब जो दावा निस्तारण है उसकी दिनांक से 30 दिवस की अवधि में आपको जो दावा निस्तारण है उसकी 30 दिवस की अवधि में ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी डायरेक्टर SIPF के यहाँ। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील परिवेदना का निस्तारण कर दिया जाएगा, 30 दिवस में आपकी जो परिवेदना है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी नीति विभाग के निर्णय के 30 दिवस की अवधि में निर्णय के विरुद्ध, मतलब आपने यहाँ अपील की यहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके विरुद्ध शासन सचिव वित्त वे सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर फाइनेंस डिपार्टमेंट शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा योजना को लेकर। इसके अंतर्गत मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई चीज मेरे से इसमें कवर नहीं हो पाई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।